जय हिंद। आज है 4 सितंबर 2025 और आज की प्रमुख सैनिक समाचार इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां पर पहली खबर जो जारी की गई है जिसमें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने घरेलू कामों के लिए सीएपीएफ कर्मियों के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। ये खबर 4 सितंबर 2025 की विस्तृत जो खबर है जिसमें बताया गया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र से उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के घरों में घरेलू कामों के लिए सीमा सुरक्षा बल सहित केंद्रीय सशस्त्र बल के कर्मियों के बड़े दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गैंडेला की खंडपीठ ने बीएसएफ के सेवारत उप महानिरीक्षक डीआईजी संजय यादव द्वारा दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। यादव ने दावा किया है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात जवानों को निजी घरेलू कामों में लगाया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि अधिकारी के कुत्ते की देखभाल। यादव ने अपनी याचिका में कहा, हमारे सैनिकों को एक उच्च पदस्थ अधिकारी के कुत्ते की देखभाल के लिए भी तैनात किया जा रहा है। उन्होंने इस प्रथा को मानव शक्ति का दुरुपयोग, घोर दुरुपयोग बताया, जबकि ऐसे समय में जब सीएपीएफ सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में 43,000 से अधिक पद रिक्त हैं। अभी यादव साहब को स्वयं 2021 में सामान्य सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा निजी कार्य के लिए घर पर बीएसएफ कांस्टेबल को तैनात करने के लिए दंडित किया गया था। श्री यादव के वकील सुरेंद्र सिंह हुड्डा ने दी हिंदू को बताया कि हाँ, उन्हें दंडित किया गया था, लेकिन इससे उन्हें पूरे पुलिस बल को प्रभावित करने वाले बड़े मुद्दे को उठाने से नहीं रोक सकता। अपनी याचिका में डीआईजी ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी कि डीओपीटी के 2016 के एक आदेश का हवाला दिया जिसमें कि सेवानिवृत्ति अधिकारियों के ऐसे विशेषाधिकार वापस लेने का निर्देश दिया गया था। यानी सेवानिवृत्ति होने के बाद भी उन्हें एक विशेष अधिकार दिया गया था, उसको यहाँ पर वापस लेने का निर्देश दिया गया था। और वो याचिका या वो अधिकार क्या था, यानी कि ऐसा विशेष अधिकार दिया गया था जिससे कि सेवानिवृत्त अधिकारियों को लाभ हो सके। उनकी याचिका में यह भी कहा गया है कि बीएसएफ ने 131 ऐसे कर्मियों की पहचान की है जिन्हें डीओपीटी के आदेश का उल्लंघन करते हुए सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। हालांकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है। हालांकि याचिका में कहा गया कि अधिकारी दुरुपयोग के खिलाफ सार्थक कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। उप महानिरीक्षक डीआईजी संजय यादव साहब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है कि उन्होंने इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया है और खुद वहाँ अभी सेवारत हैं और उन्होंने जो बड्डी सिस्टम है, सहायक सिस्टम है या हेल्पर सिस्टम है, इसको ख़त्म करने के लिए एक मुहिम उठाई है। सेना के अंतर्गत लाखों अधिकारी हैं, सेवारत भी हैं और सर्विंग भी हैं। इनकी ओर से कब आवाज़ आई ये भगवान ही जाने, लेकिन जो डीआईजी संजय साहब हैं इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दूसरी खबर पतंजलि से रिलेटेड है कि पतंजलि का सेना के साथ अनुबंध 60 लाख भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार को मिलेगा निःशुल्क उपचार। ईसीएचएस यानी कि भूतपूर्व अंशदायी स्वास्थ्य योजना हेतु भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग तथा पतंजलि के मध्य ऐतिहासिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों का निःशुल्क उपचार अब पतंजलि में हो सकेगा। इस अनुबंध के तहत भूतपूर्व सैनिक और उनके परिजनों का योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में होने वाले उपचार खर्च की कोई सीमा नहीं होगी, वे निःशुल्क उपचार करा सकेंगे। इससे करीब 60 लाख भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा। भारतीय सेना के विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित और उत्तराखंड सब एरिया के मेजर जनरल एमपीएस गिल और स्वामी रामदेव ने एमओयू मेन मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग पर हस्ताक्षर के उपरांत फाइलों का आदान प्रदान किया। और बाबा ने यहाँ पर कहा कि अभी हम भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के लिए यहाँ योजना लाए हैं। बहुत से में हम सैनिकों के लिए भी इस तरह की योजना लाएंगे और जो अर्धसैनिक बल है उनको भी इसका लाभ दिया जाएगा, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको भी इसका लाभ दिया जाएगा। अगली खबर है कि जनपद न्यायाधीश ने सैनिक विविध सहायक केंद्र का शुभारंभ किया और ये जो खबर है संत कबीर नगर से है कि जनपद न्यायाधीश मोहनलाल विश्वकर्मा ने जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास सहायता परिसर में शुक्रवार को सैनिक विविध सहायता केंद्र का शुभारंभ किया। सैनिक विविध सहायता केंद्र की स्थापना का उद्देश्य पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों के परिजनों तथा उनके आश्रितों को निःशुल्क एवं सक्षम विविध सहायता प्रदान करना है। नालसा के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है जिसमें कि जितने भी सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, शहीद सैनिकों, उन सभी को निःशुल्क सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के माध्यम से उनको न्याय दिलाया जाएगा और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। खबर बोनस को लेकर के है। रेल महासंघों ने उत्पादकता से जुड़े बोनस में वृद्धि की मांग की। 8वीं वेतन आयोग के लिए गजट अधिसूचना
जारी की गई है। अभी उन्होंने यहाँ पे कहा है कि 930 रुपये की बजाय मात्र 230 रुपये बोनस दे रही है सरकार। केंद्रीय कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। उन्होंने कहा कि बोनस बढ़ाने की उनके द्वारा डिमांड की गई है। इसके लिए उन्होंने रेल मंत्री और वित्त मंत्री को लेटर लिखे हैं। भारतीय रेल तकनीकी पर्यवेक्षक संघ यानी इंडियन रेलवेज टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ने नॉन गेजेटेड रेलवे कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 का जो प्रोडक्टिविटी लिक्विड बोनस PLB तय करने से पहले उसकी सीमा बढ़ाने की उनके द्वारा मांग की गई है। संगठन ने तर्क दिया कि मौजूदा भत्ते की दर के आधार पर 930 रुपये रोजाना के हिसाब से बोनस का पेमेंट होना चाहिए, जो कि उनका बनता है, लेकिन सरकार यहाँ पर बहुत कम दे रही है। एसोसिएशन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे पत्र में कहा कि PLB की मौजूदा अधिकतम सीमा 7,000 रुपये, जिसमें कि बेसिक पे प्लस महंगाई भत्ता पर तय की गई थी, जो 2016 से अब तक नहीं बदली गई। इस आधार पर 78 दिन का बोनस निकालकर कर्मचारियों को केवल 17,951 रुपये दिया जा रहा है। यह 7वें वेतन आयोग के अनुसार नहीं है। तो इनके द्वारा मांग की गई है कि जो ये प्रोडक्टिविटी लिक्विड बोनस है इसको बढ़ाया जाए। अगली खबर GST को लेकर के, और इसका फायदा सभी जितने भी देशवासी हैं सभी को होगा। जूते चप्पल कपड़े हुए सस्ते, 12% और 28% के स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। GST की मीटिंग में बड़े फैसले लिए गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 12% और 28% जो GST पहले दिया जाता है उसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है, और अभी जो स्लैब रखा गया है जिसमें कि 5% और 18% है, हालांकि 40% है, और ये लग्जरी गुड्स के लिए है। बुधवार को GST काउंसिल ने एक बड़ा फैसला लिया है और काउंसिल ने 12% और 28% के जो स्लैब थे उनको ख़त्म करने का फैसला किया है। अब ज़्यादातर चीज़ों को 5% और 18% के स्लैब में रखा जाएगा। इस बदलाव का मकसद टैक्स सिस्टम को आसान बनाना है। इससे नियमों का पालन करना आसान होगा। मध्यम वर्ग के परिवारों को चीज़ें सस्ती मिलेगी। अगली खबर अग्निवीरों के वेलफेयर से रिलेटेड है कि उत्तराखंड इश्यूज रूल्स फॉर 10% जॉब कोटा फॉर अग्निवीर। इन पदों पर होने वाली भर्ती में मिलेगा आरक्षण, जिसमें कि अग्निवीरों को पुलिस उप महानिरीक्षक और वन दरोगा सहित कई भर्तियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। नियमावली के अनुसार गृह विभाग में पुलिस आरक्षी नागरिक हो या फिर PSC हो, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर PAC, अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक, उपकारापाल, वन विभाग में वन आरक्षी, वन दरोगा, आबकारी विभाग में आबकारी सिपाही, परिवहन विभाग में परिवर्तन सिपाही और सचिवालय प्रशासन विभाग में सचिवालय रक्षक के पद शामिल हैं। और जो भी उत्तराखंड के मूल और अस्थायी निवासी हैं उन अग्निवीरों को समूह के वर्दीधारी पदों पर 10% क्षेत्रीय आरक्षण अब मिलेगा। फर्स्ट अपडेट 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड है, और यहाँ पर 1 सितंबर 2025 को नॉर्थर्न रेलवे मेंस यूनियन के द्वारा यह लेटर जारी किया गया, और यहाँ जो लेटर है सभी केंद्रीय पदाधिकारी, सभी मंत्री जो मंडल मंत्री हैं, सभी शाखा मंत्री और नॉर्थर्न रेलवे मेंस यूनियन को लिखा गया है। विषय इसका कि 8वें वेतन आयोग के गजट नोटिफिकेशन जारी न होने के विरोध में 19 सितंबर 2025 को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बताया गया कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन यानी कि AIRF की अस्थायी समिति जो स्टैंडिंग कमेटी है उसकी 28 अगस्त 2025 को संपन्न जो वर्चुअल बैठक हुई थी उसमें रेल कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में भारत सरकार के द्वारा जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की गई है, परंतु 6 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी इसके गठन का औपचारिक गजट नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है। सभी ने एक मत से निर्णय लिया कि आगामी 19 सितंबर को शहीद दिवस को मनाए जाने के साथ ही सभी शाखाओं के स्तर पर पूरे भारतवर्ष में धरना प्रदर्शन आदि का आयोजन किया जाएगा और विरोध प्रकट किया जाएगा, ताकि 8वें वेतन आयोग के गठन से सरकार अधिक विलंब न करे और सरकार जाग जाए। आप सभी से अनुरोध है कि AIRF की अस्थायी समिति में लिए गए एक मत निर्णय के अनुपालन में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की सभी शाखाओं पर दिनांक 19 सितंबर 2025 को धरना प्रदर्शन आदि का आयोजन करते हुए सरकार ने 8वें वेतन आयोग का तुरंत गठन किए जाने की मांग की है। इस अवसर पर रेल मंत्रालय को अपेक्षित ज्ञापन भी इनके द्वारा उचित माध्यम से दिया गया है, जिसकी प्रति केंद्रीय कार्यालय को भेजने की व्यवस्था भी की जाए। जो खबर है जॉब से रिलेटेड है, और जितने भी पूर्व सैनिक हैं या फिर रिटायर होने वाले सैनिक हैं उनके लिए जॉब फेयर, जॉब मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह है कॉल्बिन तालुकदार कॉलेज यूनिवर्सिटी रोड लखनऊ में, और 16 से 17 सितंबर 2025 को ये जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर लिंक दिए गए हैं JCOR के लिए, ऑफिसर्स के लिए और जो कॉर्पोरेट जगत है उनके लिए। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स को फिलअप कर सकते हैं। हालांकि बिना रजिस्ट्रेशन के भी वहाँ पर आप जा सकते हैं, लेकिन जो इसमें प्रोसेस बताया गया है
उसके अनुसार आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई असुविधा ना